नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल्व टेक्नोसिस में। लास्ट वीडियो में हम BCA फर्स्ट ईयर के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सेक्शन ए को सॉल्व कर चुके हैं और सेक्शन ए में हमने लास्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। इसी सीरीज में सेक्शन बी में भी हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इन 10 प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए और ये लास्ट ईयर का पेपर आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। बेसिकली डेटाबेस मॉडल किसी भी डेटाबेस की डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। मीन्स डेटाबेस मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उनके मध्य में रिलेशन क्या है। डेटाबेस मॉडल हमें यह भी बताता है कि किस प्रकार डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज व स्टोर करता है। जिस प्रकार कोई भी इंजीनियर मकान बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करता है, जैसे कोई भी इंजीनियर अगर ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है, तो उससे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है जिसके आधार पर पूरी की पूरी डिजाइनिंग तैयार हो। अगर हम भी कोई वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हैं तो हम बेसिकली उसका एक रफली प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं जिसके बेस पर हम अपनी वेबसाइट को या उस पेज को क्रिएट कर सकें। तो इसी तरह से डेटाबेस में भी वर्क करने के लिए हमें कुछ डेटाबेस मॉडल दिए गए हैं, जिसमें सबसे फेमस डेटाबेस है HDBMS हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, NDBMS नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल कौन कौन से हैं। जैसा कि हम सबसे पहले बात करें हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल यह डेटाबेस का सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है और इस मॉडल में सारी इन्फॉर्मेशन को ट्री के स्ट्रक्चर में रखा जाता है। इसे हम वन टू मैनी रिलेशनशिप में भी कह सकते हैं और इसमें जितने भी नोड होते हैं वो पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड के अकॉर्डिंग होते हैं। मीन्स यह मॉडल डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है जिसमें एक पेरेंट नोड अन्य चाइल्ड नोड को बताता है। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है और प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और उसके बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम से पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर डिपार्टमेंट की सब ब्रांच है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और आर्ट्स की क्लास, साइंस की क्लास और कॉमर्स की क्लास आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है इसे बेसिकली बोला गया हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल, जो वन टू मैनी रिलेशन को फॉलो करता है। अगर हम बात करें कि हायरार्चिकल डेटाबेस के एडवांटेज क्या है, तो यह डेटा शेयरिंग को प्रमोट करता है। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, इसमें डेटा की सिक्योरिटी होती है और ये वन टू मैनी रिलेशन को फॉलो करता है। डिसएडवांटेज, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें डेटा डेफिनेशन या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिकल डेटा स्टोरेज के नॉलेज की ज़रूरत होती है और स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर सभी प्रोग्राम में बदलाव करना पड़ जाता है। जैसा कि अगर आप एक नोड पे चेंजेस करोगे तो उसका इफेक्ट उससे जुड़े हुए सभी नोड पे पड़ जाएगा। तो ये हमारा सिंपली पहला मॉडल हो गया हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल। दूसरा हमारा मॉडल है जिसका नाम है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क का मतलब जिसमें सारे नोड आपस में कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड विद ईच अदर, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करता है। नेटवर्क मॉडल को वैसे काफ़ी पावरफुल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि इसमें सारे नोड और टेबल आपस में लिंक रहते हैं। इस मॉडल को ग्राफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह मॉडल हमें वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसमें डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि सारे नोड आपस में कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा सिंपली नेटवर्क। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसके कंसेप्ट जो है वह हायरार्चिकल मॉडल के जितने ही सरल है। इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होती है। इसमें डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी होती है और इसमें DDL और DML को यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सभी रिकॉर्ड को पॉइंटर का प्रयोग करके मैनेज किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर में चेंज करने पर सभी प्रोग्राम में चेंज करने पड़ते हैं। तो ये हमारा सिंपली दूसरा मॉडल हो गया जिसका नाम है हमारा नेटवर्क डेटाबेस मॉडल।
तो नेटवर्क में और हिरार्चिकल में हमें बेसिकली पता चल गया कि हिरार्चिकल में ट्री स्ट्रक्चर होता है, जबकि नेटवर्क में ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। हिरार्चिकल वन टू मैनी को फॉलो करता है, जबकि ये मैनी टू मैनी को फॉलो करता है। लेकिन जो हमारा सबसे पॉपुलर मॉडल है उसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यह बहुत ही सिंपल और पावरफुल है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और नेचुरल है। इस डेटा मॉडल का स्ट्रक्चर टेबल जैसा होता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल मीन्स इसमें सभी नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल मतलब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेबुलर फॉर्मेट में रखी जाती है। टेबल रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। यहाँ रो को हम टपल कहते हैं और कॉलम के नाम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, और कॉलम में हम जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसे बेसिकली डोमेन के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी ऑल ओवर टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। मीन्स टेबल को डेटाबेस की भाषा में रिलेशन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम रिलेशनल मॉडल है। यह टेबल के जैसा होता है, इसमें रो और कॉलम होते हैं। रो को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को फील्ड कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को 2 डायमेंशन टेबल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में हर रो किसी न किसी रिकॉर्ड को बताती है और जिसे टेबल कहा जाता है। टेबल को कॉलम जिन फील्ड को दर्शाता है उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में रो को एक यूनिक वैल्यू दी जाती है, इसे प्राइमरी की कहते हैं। मींस इस RDBMS को मैनेज करने के लिए हम की कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम से दिखाई भी दे रहा है कि सभी टेबल आपस में कनेक्टेड है, तो टेबुलर फॉर्मेट भी है, सभी आपस में इंटीग्रेटेड भी है, कनेक्टेड भी है, तो इसे बेसिकली बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। एडवांटेज क्या है कि यह बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी प्रकार के चेंजेस को आसानी से कर सकते हैं। इसमें डेटा को टेबल में रखा जाता है, इसलिए ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ डेटा इंटीग्रिटी होती है, मतलब कोई भी यूजर बिना ऑनर की परमिशन के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पावरफुल हार्डवेयर, कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस व सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसे यूज करना बहुत आसान होता है, परंतु जब कोई यूजर गलत तरीके से इसमें डेटा स्टोर करता है तो यह बहुत ही खराब डेटाबेस बन जाता है। यह बहुत ही सरल मॉडल है और सरल होने के कारण कुछ यूजर्स अपना खुद का डेटाबेस बना लेते हैं, जिससे डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा के डुप्लीकेशन की समस्या आ जाती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में रखा जाता है। टेबल में जो हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे उसके लिए हम रो का यूज करेंगे, रो को टपल कहा जाता है। कॉलम के नाम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। कॉलम में जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसे डोमेन कहा जाता है। और पूरे RDBMS को मैनेज करने के लिए हम की कंसेप्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की आदि का यूज करते हैं। तो ये हमारा सिंपल एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि डेटाबेस मॉडल क्या है, कितने प्रकार के हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रिलेशनशिप सेट इन ER मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि ER मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मीन्स किसी भी डेटाबेस का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा ER मॉडल होता है, और ER मॉडल में जो हम डायग्राम बनाते हैं उसे ER डायग्राम कहा जाता है। मीन्स इट्स अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटाबेस, जिसके लिए हम अपने ER मॉडल का यूज करेंगे। जब भी हम ER मॉडल का यूज करते हैं तो बेसिकली हम 4 कंपोनेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले एंटिटी, फिर एंटिटी सेट, फिर एट्रीब्यूट और फिर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब कि आपकी एक टेबल की एंटिटी का दूसरी टेबल की एंटिटी से क्या रिलेशन है। जहां पर हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं 1 to 1, मीन्स किसी एक टेबल की एक एंटिटी का किसी दूसरी टेबल की एक ही एंटिटी से रिलेशन, तो इसे बोला जाता है 1 to 1। जैसे एक कॉलेज में कितने प्रिंसिपल हो सकते हैं, एक कार में कितने इंजन हो सकते हैं, एक। तो ये हो गया हमारा 1 to 1। सेकंड हमें मिलता है 1 to many, मीन्स किसी एक टेबल की एक एंटिटी का किसी दूसरी टेबल की एक से अधिक एंटिटी से रिलेशन। एंटिटी का बेसिक मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसे बोला जाता है 1 to many। जैसे एक टीचर कई स्टूडेंट को पढ़ा सकता है तो हो गया हमारा 1 to many। एक साइंटिस्ट कई आविष्कार कर सकता है तो ये हो गया हमारा 1 to many का उदाहरण। इसी तरीके से हमें वापस मिलता है many to one। many to one का मतलब कि एक टेबल की मल्टीपल एंटिटी का दूसरी टेबल की एक सिंगल एंटिटी से रिलेशन, इसको बोलते हैं many to one। तो ये 1 to many का रिवर्स हो गया कि बहुत सारे छात्रों को एक टीचर पढ़ा सकता है या बहुत सारे स्टूडेंट एक कोर्स कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा मैनी टू वन। और नंबर 4 होता है हमारा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मीन्स कि किसी एक टेबल की मल्टीपल एंटिटी का किसी दूसरी टेबल की मल्टीपल एंटिटी से रिलेशन, इसे बोला जाता है मैनी टू मैनी। जैसे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, कस्टमर और प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1। ये होते हैं हमारे रिलेशनशिप इन ER मॉडल, ER डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है और इसके सेट ऑपरेशन में सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और यूनियन को समझाइए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिलेशन अलजेब्रा क्या है, तो रिलेशन अलजेब्रा बेसिकली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि किसी भी डेटाबेस के ऑपरेशन को जब किसी मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्मेट में समझाया जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी एसक्यूएल की पूरी क्वेरी नहीं लिखनी, यहाँ पर हमें सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करते हुए हमारे डेटाबेस को बताना है। तो उसके लिए हम अपने अलजेब्रिक ऑपरेशन, जिसे रिलेशनल अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा को हम डेटाबेस ऑप्टिमाइज टेक्निक में भी यूज करते हैं, जहां पर इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म ना करके थ्योरेटिकली परफॉर्म किया जाता है। मीन्स रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन का एक समूह होता है जिसका प्रयोग रिलेशन से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजर लैंग्वेज है जिसमें ऑपरेशन का प्रयोग क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है और यह डीबीएमएस में यूज होने वाली इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा में के जो फेमस ऑपरेशन है उसमें हम यूज करते हैं सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, इंटरसेक्शन, कार्टेशन, यूनियन, सेट डिफरेंस, रीनेम। तो इस तरह के बहुत से सेट ऑपरेशन है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है हमारा यूनियन, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी ऑपरेशन लगाए जाते हैं उन्हें अप्लाई तो किया जाता है एक या एक से अधिक टेबल के ऊपर, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें एक टेबल के रूप में मिलता है। मीन्स यहाँ पर जो ऑपरेशन क्रिएट होते हैं उसे बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है और यूनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। अगर आप किसी टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और आउटपुट में हमें एक ही टेबल मिल रही है तो उसे बोला जाता है यूनरी। और जब आप किसी दो टेबल के ऊपर क्वेरी को परफॉर्म करते हो और आउटपुट में हमें एक ही टेबल मिलती है तो इसे बोला जाता है बाइनरी। जैसा कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है दो टेबल के डेटा को मर्ज करके एक सिंगल टेबल को क्रिएट करना, और यूनियन के लिए हम यू सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम इस यूनियन ऑपरेशन को अपने टेबल के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली एलिमिनेट, हट जाती है, रिमूव हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन ऑपरेशन को यू सिंबल द्वारा बताया जाता है और इसका सिंटेक्स इस तरह से होगा कि टेबल के अंदर, जैसे हमारी एक आर नाम की टेबल है, एक पी नाम की टेबल है, एक क्यू नाम की टेबल है, तो पी और क्यू दोनों को मर्ज करके एक आर नाम की टेबल बना दो। तो यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो होगा हमारा सिंपली यूनियन। कि इस ऑपरेशन का आउटपुट रिलेशन उन रो को कंटेंट करता है जो रिलेशन 1 और 2 में हो या दोनों में हो, और जो डुप्लीकेट टपल है उन्हें ये अपने आप ही एलिमिनेट कर देता है। ये तो हमारा सिंपली यूनियन। सेकंड मिलता है हमारा सिलेक्शन। मीन्स किसी भी टेबल के रो को एज ए आउटपुट के अंदर शो करने के लिए हम सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं। ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, इसे भी एक ही टेबल पे लगाया जाता है और आउटपुट में हमें एक ही टेबल मिलती है। और बेसिकली जब भी हम इस ऑपरेशन को अपनी टेबल के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट में हमें हमेशा टप्पल मिलती है। टप्पल का मतलब रो मिलती है। कि इस रिकॉर्ड को, इस ऑपरेशन को सिग्मा, यहाँ पर हम जो सिंबल यूज करेंगे वो करेंगे सिग्मा। तो इस ऑपरेशन को सिग्मा सिंबल द्वारा शो किया जाता है। इस ऑपरेशन का प्रयोग टप्पल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है जो सिर्फ एक ही रिलेशन पे लगाया जाएगा, और इसे लगाने के लिए हम ये हमारा सिंटेक्स तैयार कर सकते हैं, सिग्मा टॉपिक इक्वल टू डेटाबेस, कौन से टेबल में से, स्टूडेंट। तो हमारा जो स्टूडेंट नाम की टेबल में से जिनका भी सब्जेक्ट या टॉपिक डेटाबेस होगा उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे टेबल के अंदर शो हो जाएगा। थर्ड जो ऑपरेशन है उसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब कि किसी भी टेबल में से कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। इसमें पाई सिंबल का यूज किया जाता है
ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, इसे भी एक टेबल पे लगाया जाएगा और आउटपुट में हमें एक ही टेबल मिलेगी। इस ऑपरेशन को पाई सिंबल द्वारा बताया जाता है। यह एक यूनरी ऑपरेशन है, इसमें एक रिलेशन होता है। प्रोजेक्शन का प्रयोग करके रिलेशन में एट्रीब्यूट के सबसेट को सेलेक्ट किया जाता है और जिन एट्रीब्यूट को सेलेक्ट नहीं किया जाता उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। मीन्स अगर आप टेबल में से कोई कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट करना चाहते हो तब आप क्या यूज करते हो? सिंपल पाई। पाई का मतलब प्रोजेक्शन। तो ये हमारे बेसिक 3 ऑपरेशन हो गए रिलेशनल अलजेब्रा के, सिलेक्शन, यूनियन और प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज की? डिफाइन सुपर की, फॉरेन की और कैंडिडेट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि RDBMS में टेबल या रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हम की टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं और की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है जिसका यूज किसी भी टेबल में से यूनिकली इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए किया जाता है। इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई अ यूनिक वैल्यू इन अ टेबल। किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड यूनिक वैल्यू को बनाने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। RDBMS में एसोसिएट एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब यह रो को वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई और लोकेट करता है। यूजर के लिए फिजिकल एड्रेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए रिलेशनल सिस्टम में कीज की जरूरत होती है। जैसा कि अगर हम की बात करें तो फेमस की हमारी प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की। तो इन की टर्मिनोलॉजी का यूज हम करते हैं डेटाबेस में से किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिकली बताने के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले सुपर की, तो सुपर की एक एंटिटी के लिए एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है, मीन्स जिसकी कंबाइंड वैल्यू एंटिटी सेट में एंटिटी को यूनिक बताती है। एक एंटिटी सेट एम्प्लॉय में एट्रीब्यूट का सेट, जैसे एट्रीब्यूट का नाम, एड्रेस या कॉन्टैक्ट आदि को एक सुपर की तरह यूज किया जा सकता है। मीन्स अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाके कह दूं कि रोल नंबर 5 को बाहर भेजिए, तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि रोल नंबर 5 तो हर क्लास में है, लेकिन अगर मैं इस रोल नंबर के साथ में क्लास को भी आइडेंटिफाई कर दूं कि रोल नंबर 5 और क्लास 5th, तो यहाँ पर एक या एक से अधिक की वैल्यू का सेट बन गया जो हमारे डेटा को यूनिकली एक्सेस करने के लिए काम आता है। मीन्स अगर मैं खाली रोल नंबर बता दूं तो रोल नंबर 5 तो हर क्लास के अंदर है, तो प्राइमरी की होने के बावजूद भी मेरा प्रॉपर डेटा नहीं आएगा। तो हमने उसके साथ में अपने एक एट्रीब्यूट को और जोड़ दिया, रोल नंबर के साथ में क्लास, या हम नेम के साथ में एड्रेस को भी जोड़ सकते हैं। तो 2 एट्रीब्यूट के सेट को बेसिकली क्या बोला जाता है? सुपर की। सेकंड की जो है वो हमारी है फॉरेन की। फॉरेन की को बेसिकली रेफरेंस की भी कहा जाता है और इसका यूज 2 टेबल के बीच में रिलेशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की को जब आप किसी दूसरी टेबल के साथ में यूज करते हो तो उसे फॉरेन की कहा जाता है। प्राइमरी की को नल नहीं छोड़ा जाता, जबकि फॉरेन की को नल छोड़ा जा सकता है। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, लेकिन फॉरेन की हमारी एक टेबल में एक से अधिक भी हो सकती है। रिलेशनल डेटाबेस में एक फॉरेन की कॉलम का समूह होता है जो 2 टेबल में डेटा के बीच में लिंक उपलब्ध कराता है। कहीं कहीं पर फॉरेन की को रेफरेंस की भी कहा जाता है, और जब किसी एक प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की के रूप में यूज करते हैं तो उसे हम फॉरेन की कहते हैं। तो ये हमारा सिंपली हो गया फॉरेन की। जैसे अगर हमारे पास में एक टेबल में रोल नंबर और नाम है और हमने दूसरी टेबल में रोल नंबर और मार्क्स को यूज किया है, तो एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में यूज हो रही है तो यहाँ पर तो ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर ये बन गई हमारी फॉरेन की। नेक्स्ट की हमारी कैंडिडेट की, कि RDBMS में कैंडिडेट की वह की होती है जो टेबल में प्राइमरी की तरह कार्य करती है। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट का सेट एट्रीब्यूट होता है जो एक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए काम आता है। ये एट्रीब्यूट कैंडिडेट की कहलाते हैं। मीन्स जब हमने अपने टेबल में किसी भी की को क्रिएट नहीं किया तो वो सभी की अपने आप में क्या है? कैंडिडेट की। और उस कैंडिडेट की में से जब हम एक प्राइमरी की क्रिएट कर लेते हैं तो बाकी बन जाती है हमारी अल्टरनेट की। तो जब हम टेबल में कोई भी की क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एक ले रखा है रोल नंबर, एक ले रखा है सीरियल नंबर और एक ले रखा है नेम, अभी तक मैंने इसमें कोई भी की क्रिएट नहीं की है, तो ऑल दीज वर्किंग लाइक अ कैंडिडेट की। लेकिन जैसे ही मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की क्रिएट किया तो बाकी जो मेरी की है ये बन गई मेरी अल्टरनेट की। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट का सेट एट्रीब्यूट होता है जो एक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एट्रीब्यूट कैंडिडेट की कहलाते हैं। इस तरह के केस में
कैंडिडेट की में से एक की को प्राइमरी की चुन लिया जाता है और शेष बची हुई कैंडिडेट की अल्टरनेट की कहलाती है। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है जबकि कैंडिडेट की एक से अधिक हो सकती है। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो गया कि सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है और फॉरेन की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसक्यूएल डेटा टाइप। जैसा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डेटा टाइप को बताना जरूरी है। एसक्यूएल डेटा टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे न्यूमेरिक, कैरेक्टर, बाइनरी, डेट और टाइप। और डेटा टाइप का मेन पर्पज यही है कि आप अपने प्रोग्राम में किस प्रकार की वैल्यू यूज कर रहे हो, ये बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। बेसिकली माईसीक्वल में हम कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर, इंटीजर, नंबर, डेट, टाइम, इस तरह के डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको डेटा टाइप के बारे में जान लेना चाहिए और टेबल क्रिएट करते समय डेटा टाइप का बहुत बड़ा रोल होता है। डेटा टाइप कॉलम पर अप्लाई करते हैं और किसी भी टेबल में हर कॉलम में डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करेगा। बेसिकली हम डेटा टाइप की 3 कैटेगरी पढ़ सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो उसमें हम पढ़ लेते हैं इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, टिनी इंटीजर और बिट। तो बेसिकली ज़्यादातर हम इंटीजर का यूज़ करते हैं या नंबर वैल्यू का यूज़ करते हैं। सेकंड हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर टाइप। तो कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं कैर और वेर कैरेक्टर। फिर हम यूज़ करते हैं डेट एंड टाइम, डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डेट और टाइम। तो ये हमारा एक फॉर्मल क्वेश्चन तैयार हो गया कि एसक्यूएल में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो डेटा टाइप में आप नंबर को तैयार कर लीजिए, वेर कैरेक्टर को तैयार कर लीजिए, कैरेक्टर के बारे में पढ़ लीजिए, डेट टाइम के बारे में पढ़ लीजिए। ये बेसिक हमारे फॉर्मल एसक्यूएल डेटा टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्टोर्ड प्रोसीजर। बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर एक स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। प्रोसीजर का प्रयोग एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोसीजर की तरह ही होती है। बेसिकली अगर प्रॉपर मीनिंग में समझा जाए कि प्रोसीजर और फंक्शन दोनों एक ही प्रकार के हैं, लेकिन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट या कॉल करने के लिए बार बार लिखेंगे और उसमें मेथड को भी बार बार पास करवाया जाएगा। लेकिन एक ही लॉजिक अगर हम अपने प्रोग्राम में बार बार इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम फंक्शन के बजाय प्रोसीजर बना लेते हैं, जिसे आगे जाके स्टोर्ड प्रोसीजर भी कहा जाता है। स्टोर्ड प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है जबकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। मीन्स प्रोसीजर फंक्शन की तरह ही कार्य करता है, परंतु फंक्शन में रिटर्न वैल्यू पहले से निर्धारित होती है, जबकि प्रोसीजर में ऐसा नहीं किया जाता। फंक्शन को कॉल करना तथा प्रोसीजर को कॉल करना दोनों अलग अलग है। फंक्शन कॉल करते समय उसकी वैल्यू या तो किसी वेरिएबल में ली जाती है या आउटपुट में प्रिंट करवाई जाती है, जबकि प्रोसीजर को डायरेक्ट ही कॉल किया जाता है और आवश्यक पैरामीटर पास कर दिए जाते हैं। प्रोसीजर भी फंक्शन की तरह ओरेकल डेटाबेस में स्टोर रहते हैं, जिसे हम आवश्यकता अनुसार कॉल कर सकते हैं। जब भी हम प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम इन, आउट और इन आउट पैरामीटर का यूज करते हैं। इन पैरामीटर प्रोसीजर को एक वैल्यू पास करने देता है और यह एक रीड ओनली पैरामीटर है। आउट पैरामीटर कॉलिंग प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न करता है और प्रोसीजर के अंदर आउट पैरामीटर वेरिएबल की तरह कार्य करता है। और इन आउट पैरामीटर प्रोसीजर को एक इनिशियल वैल्यू पास करता है और कॉलर को एक अपडेट वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर सिंपली क्रिएट हो गया कि प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में हम कौन से पैरामीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड एंड फीचर्स ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। जैसा कि हम लास्ट सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार कर चुके हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, कि ट्रांजेक्शन का यूज किसी भी डेटाबेस में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है और ट्रांजेक्शन या तो कमिटेड होंगे या ओमिटेड होंगे, मतलब या तो कंप्लीट होंगे या फॉल्स हो जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल भी बताया था आपको कि अगर हम किसी बैंक अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे लिए तो वो एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन बैंकिंग सर्वर के लिए वो 2 ट्रांजेक्शन के रूप में काम आता है। वन इज अ क्रेडिट एंड सेकंड इज अ डेबिट। तो ट्रांजैक्शन ऑपरेशन का एक समूह होता है जो केवल एक लॉजिकल ऑपरेशन की तरह कार्य करता है। इस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हम एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, जिसमें ए का मतलब एटमोसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी से है। एटॉमिक, जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है तब इस हम ट्रांजैक्शन को एटॉमिक कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार,
कि जब ट्रांजैक्शन होता है तब डेटाबेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंसिस्टेंट हो जाता है। आइसोलेशन का मतलब पृथक अलग अलग करना, कि जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तब एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, इसे बोलते हैं आइसोलेट करना। और जब एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और जो भी परिवर्तन हुआ है वो परमानेंटली हमारे सिस्टम में रहना चाहिए, मीन्स ट्रांजैक्शन ड्यूरेबल होना चाहिए, इसे बोला जाता है ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारा एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन तैयार हो गया, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेजेबिलिटी एंड इट्स टाइप। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट के रूप में हम सेक्शन ए में देख चुके हैं कि सिलेजेबिलिटी का यूज बेसिकली नॉन सीरियल ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। सिलेजेबिलिटी बेसिकली कनकरेंसी में भी यूज आती है, और जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो ट्रांजैक्शन में हम दो तरह के शेड्यूल यूज करते हैं, वन इज अ सीरियल शेड्यूल और सेकंड इज अ नॉन सीरियल शेड्यूल। और नॉन सीरियल शेड्यूल की प्रोसेस को चेक करने के लिए हम सिलेजेबिलिटी का यूज करते हैं। मीन्स सिलेजेबिलिटी इज अ कंसेप्ट दैट हेल्प अस टू चेक विच शेड्यूल आर सिलेजेबल। सिलेजेबिलिटी दो प्रकार की है, वन इज अ व्यू सिलेजेबिलिटी एंड सेकंड इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिलेजेबिलिटी। व्यू में एक शेड्यूल व्यू सिलेजेबल होगा यदि वह सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। यदि कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलेजेबल है तो यह व्यू सिलेजेबल हो जाएगा। व्यू सिलेजेबल जो कॉन्फ्लिक्ट सिलेजेबल नहीं है उसमें ब्लाइंड राइट शामिल कर दिए जाते हैं, जबकि कॉन्फ्लिक्ट में एक शेड्यूल को कॉन्फ्लिक्ट सिलेजेबल कहा जाता है यदि नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की अदला बदली के बाद में यह शेड्यूल में चेंजेस हो जाता है। यदि यह सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलेजेबल होगा। तो सिलेजेबल को हम ये कह सकते हैं कि सिलेजेबिलिटी नॉन शेड्यूल की प्रोसेस को चेक करने के लिए की जाती है। ये दो प्रकार की होती है, व्यू और कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लॉक, एक्सप्लेन रीड एंड राइट लॉक। बेसिकली लॉक का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कनकरेंसी कंट्रोल में। मीन्स जब एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम समानांतर रूप से एक या एक से अधिक क्वेरी परफॉर्म कर देते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी ही जहां पर हमारा डेटा कॉन्फ्लिक्ट होगा, कनकरेंट होगा। तो उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हम कनकरेंसी कंट्रोल का यूज करते हैं और इसे हैंडल करने के लिए हम लॉक का यूज करते हैं। मीन्स इस प्रकार के प्रोटोकॉल में कोई भी लेन देन तब तक डेटा को पढ़ या लिख नहीं सकता जब तक उस पर एक लॉक का यूज नहीं किया जाता। लॉक दो प्रकार के होते हैं, रीड लॉक और राइट लॉक, जिसे हम शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक के नाम से जानते हैं। मीन्स अगर हम डेटाबेस में कोई भी अपडेशन कर रहे हैं और अपडेशन करते समय उस इंफॉर्मेशन को कोई भी दूसरा व्यक्ति यूज ना कर सके तो इसके लिए हम एक्सक्लूसिव लॉक मतलब राइट लॉक का यूज कर देते हैं। राइट का मतलब समथिंग राइट इन अ कोडिंग। और रीड लॉक को शेयर लॉक कहा जाता है कि जैसे ही हमने हमारी क्वेरी को परफॉर्म कर दिया और उसके बाद में हम उसके ऊपर रीड लॉक लगा देते हैं ताकि उस ट्रांजैक्शन को कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसे रीड ओनली लॉक के रूप में जाना जाता है। एक शेयर्ड लॉक में डेटा आइटम केवल ट्रांजैक्शन द्वारा पढ़ा जाएगा। इस ट्रांजैक्शन के बीच में शेयर किया जा सकता है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन लॉक होता है तो यह डेटा आइटम पर डेटा को अपडेट नहीं कर सकता। सेकेंड लॉक है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक, कि एक्सक्लूसिव लॉक में डेटा आइटम दोनों को पढ़ा जा सकता है, साथ ही लेन देन द्वारा लिखा भी जा सकता है। यह लॉक एक्सक्लूसिव है और इस लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एक ही डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिव लॉक आर प्लेस ऑन रिसोर्स व्हेनेवर अ राइट ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आर परफॉर्म। ओनली वन एक्सक्लूसिव लॉक कैन बी प्लेस ऑन द रिसोर्स एट ए टाइम, whereas shared lock are placed on resource whenever a read operation means select is performed. Multiple shared lock can be simultaneously set on a resources। तो यहाँ पर हमने सिंपली डिफरेंस देख लिया कि लॉक क्या होता है और रीड लॉक, राइट लॉक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो उसके लिए डेटा वेयर हाउस का यूज किया जाता है। डेटा वेयर हाउस में न्यू डेटा और ओल्ड मतलब हिस्टोरिकल डेटा को भी रखा जा सकता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम डेटा वेयर हाउस का यूज करते हैं। डेटा वेयर हाउस डेटा को एक स्थान
में स्टोर करने का एक माध्यम है। इस माध्यम में डेटा को स्टोर करने के लिए कई हार्डवेयर का यूज किया जाता है। डेटा को सर्वर के समूह या कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। डेटा वेयर हाउस में हम नए और हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउस का कार्य सिर्फ डेटा को स्टोर करना ही नहीं है, बल्कि यह डेटा की सिक्योरिटी भी करता है। डेटा वेयर हाउस कई प्रकार के रिसोर्स से प्राप्त जानकारी को एक ही स्थान में स्टोर करता है, जिसे हम रिपोजिटरी कहते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही स्कीमा में स्टोर की जाती है और एक बार कलेक्ट हुआ डेटा लंबे समय तक स्टोर रहेगा और लंबे समय तक एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह से हम किसी प्रोडक्ट को रखने के लिए गोदाम वेयर हाउस का यूज़ करते हैं, उसी तरह से जब हम डेटाबेस में हमारी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो उसे बेसिकली वेयर हाउस के नाम से जाना जाता है। वेयर हाउस की विशेषताएं क्या है कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, टाइम वेरिएट होना चाहिए और नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया, जो हमारे डेटाबेस का सेक्शन बी है। सेक्शन ए में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सेक्शन सी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को हम आपके साथ में सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।